हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस आईपीटी क्लास को हम फिर आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 आज शुरू कर रहे हैं हम लोग। पहले ही पार्ट है और एक ही पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है वायरलेस एंड या मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। वायरलेस या मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे मैंने पर लिख दिया नाम चैप्टर का। ठीक है, वायरलेस का मतलब आप सभी जानते हैं, छोटा चैप्टर है, आखिरी तक वीडियो को देखना जिससे समझ में आए। ठीक है, नोट्स इसके साथ में मैं आपको भेजूंगा, आप उस नोट्स को कॉपी में नोट डाउन करें। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखने पहले तो वायरलेस का मतलब क्या होता है? जिनके पास वायर नहीं हो, ऐसा कम्युनिकेशन लिखा पीछे। कम्युनिकेशन मतलब संचार, आपसी संचार। जब हम बिना वायर के किसी एक डेटा को दूसरे स्थान पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं तो क्या होता है? वहां पे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, बिना वायर के द्वारा अगर भेजते हैं तो वायरलेस, और अगर वायर के द्वारा भेजते हैं तो वायर्ड। ठीक है, वायर्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, हम लोगों ने पहले चैप्टर के अंदर भी ये चीज पढ़ी थी। ठीक, अब अपन बात कर रहे हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन चैप्टर केवल किसके लिए बना है? वायरलेस मतलब केवल और केवल मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए बना है। केवल मोबाइल की बात की जाएगी कि मोबाइल किस पद्धति पे, किस तरह से, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज उसके अंदर यूज होती है जिन पे वो कार्य करता है। ठीक है, वायरलेस या मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हम लोग पढ़ रहे हैं। वहाँ पे आप देखेंगे कि बिना वायर से जब हम काम करते हैं तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। बुक के अंदर भी आप लोगों को दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। मोबाइल एक पोर्टेबल डिवाइस है, आप सभी को पता है। पोर्टेबल डिवाइस का मतलब समझते हैं? पोर्टेबल डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसके अंदर ऐसी कोई डिवाइस जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जा सकते हैं। मोबाइल हम जेब में रख के घूमते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा टेक्नोलॉजी मोबाइल ऐसी डिवाइस है जो क्या कर सकते हैं? हम लेके दिन भर अपने साथ घूम सकते हैं। ठीक है, जो आप उठा के एक हाथ से उठा के दूसरे हाथ दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? पोर्टेबल बोला जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, तो मोबाइल एक पोर्टेबल डिवाइस है। ठीक है, मोबाइल में कम्युनिकेशन सेलुलर नेटवर्क पे होता है। ठीक है, मतलब सेलुलर नेटवर्क मतलब सेल फोन के नेटवर्क पर उसका कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, और पूरा उसी पे आधारित होता है। सेलुलर नेटवर्क कुछ और नहीं होता है बल्कि ये रेडियो नेटवर्क ही होता है। जो रेडियो एक्टिव जो आपकी किरणें होती है, रेडियो वेव्स होती है, हम लोगों ने पढ़ा है। वो पहले चैप्टर में रेडियो वेव्स, अलग अलग तरह की वेव्स पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था उन्हीं वेव्स के ऊपर ये काम करता है। क्योंकि अगर वायर तो है नहीं इनके बीच में, वायर होता तो काय पे काम करता है? ठीक है, हम लोगों ने देखा था वहां पे 3 प्रकार के वायर पड़े थे, उन वायर्स पे काम करता है। लेकिन मोबाइल्स के बीच में वायर तो है नहीं, मतलब कहीं ना कहीं से तो तरंगों को या सिग्नल्स को ट्रांसफर किया जा रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए रेडियो नेटवर्क जो होता है वो आधारित होता है। उस रेडियो नेटवर्क को ही लार्ज स्केल पर हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, सेलुलर नेटवर्क में भूमि को अलग अलग एरिया में बांटा जाता है। अलग अलग एरिया में आपकी जमीन को काट के, जैसे हम लोग बोलते हैं थोड़े थोड़े दूर पे टावर लगा दिए जाते हैं, उस तरह से हम उसको क्या करते हैं? बांट के चलाते हैं। नेटवर्क में प्रत्येक सेल सिग्नल ट्रांसमिशन करने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। इसके अंदर छोटे छोटे सेल लगे होते हैं जो क्या होते हैं? अलग अलग फ्रीक्वेंसी का भी उपयोग करते हैं अपने अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए अलग अलग पोजीशन पे। ठीक है, ये भी इसमें एक खास होती है। जब इन सेलों को मिलाते हैं तो एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र के अंदर इनका निर्माण हो जाता है और उसके अंदर क्या होता है? डेटा का आदान प्रदान, ट्रांसमिशन संभव हो पाता है। और यही क्या होता है? सेलुलर नेटवर्क होता है। मोबाइल फोन के लिए उपयोग में आने वाला नेटवर्क होता है जिसको आप हम लोग बोल रहे हैं। इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज आती है, उन टेक्नोलॉजीज के नाम मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे GSM। नाम आप लोगों ने सभी सुने हुए हैं, लेकिन हम लोगों को इसके पूरे नाम या इनका मतलब क्या होता है ये बहुत कम लोगों को पता होते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग सब चीज सुनते हैं, मोबाइल रिचार्ज कराते तो देखते हैं। ठीक है, कि प्रीपेड है कि पोस्टपेड है। ठीक, अब प्रीपेड पोस्टपेड हम बता तो देते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है कि प्रीपेड का मतलब क्या, पोस्टपेड का मतलब क्या। इसी प्रकार से कुछ टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, जिनके आपने नाम तो सुने हुए लेकिन इनको क्या नहीं कर पाते? डिस्क्राइब नहीं कर पाते। अपन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है? GSM पूरा नाम होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन।
ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मैं वापस से बीच में इंटरप्ट करके आपको बोल रहा हूँ, सभी वीडियो को शुरुआत से एंड तक पूरा देखें, ठीक है, तभी आप समझ में पाओगे किसी भी चीजों को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद ही आप कॉपी के अंदर अपने अनुसार लिख पाओगे। हम जो लैंग्वेज भेज रहे हैं जरूरी नहीं आप वही लैंग्वेज का उपयोग करें, ठीक है। आपको अपना नॉलेज या आपको किस तरह से समझ में आ रहा है उस चीज को आपको नोट डाउन भी करना है, उस चीज को अपने को जो आपका कॉपी है उसके अंदर वो एक्सप्रेस होना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, खाली किताबी भाषा में नहीं लिखे, ठीक है। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन है ये ऐसे ओपन डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल पे किस को ट्रांसमिट करती है, वॉइस को और डेटा को ट्रांसमिट करती है। लिखा मैंने वॉइस और डेटा। वॉइस मतलब क्या है, आवाज, मोबाइल पे आवाज इस तरह से समझ जाती है, सीधी सी बात है, ठीक है। हम किसी से बात करते हैं तो आवाज हम पहुंच जाती है। इसके अलावा हम अन्य डेटा, अच्छा वॉइस भी तो डेटा ही है, ठीक है, मतलब हर चीज क्या है, डेटा ही जो डाटा जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं सिस्टम में, तो वॉइस या अन्य कोई डेटा भी हो सकता है जो आप मोबाइल के द्वारा ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जो जीएसएम है, इसके द्वारा आप ये कर सकते हैं, वॉइस और डेटा को ऐसी सर्विसेज प्रदान होती है जिससे डेटा ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है, करने के लिए उपयोग किया जाता है। 1970 की शुरुआत में, ये लिखा मैंने 1970 की शुरुआत में बेल लेबोरेटरीज में, बेल प्रयोगशालाओं के अंदर इसका क्या हुआ था, इसको चलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें रेडियो सिस्टम जीएसएम आया था, ठीक है, वहां से इसको चलाया शुरू किया गया था। कॉमन यूरोपियन मोबाइल टेलीफोन स्टैंडर्ड निर्मित करने के लिए 1982 में इसको क्या कर दिया गया था, 1982 में इसको पूरी तरह से रूप बदल गया था, इसको स्टैंडर्डाइजेशन करा गया था। उसके बाद इसको आपने जीएसएम नाम दिया गया था, ठीक है। तो जीएसएम स्टैंडर्ड सबसे व्यापक रूप में स्वीकृत स्टैंडर्ड है जो विश्व स्तर पर लागू किया गया है। इस चीज को आपको मैं थ्योरेटिकल पार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा आप चीज को ध्यान में सुने इसको बस, ठीक है, ध्यान से। जो आपका जीएसएम होता है ये एक ही रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एक साथ 8 कॉल कर सकता है। कितने कॉल कर सकता है, 8 कॉल ही कर सकता है एक ही फ्रीक्वेंसी पर। लिखा है मैंने यहाँ पे, एक ही फ्रीक्वेंसी पे कितने कॉल करता है जीएसएम, 8 कॉल कर सकता है, ठीक है। इस और नैरो बैंड टीडीएमए तकनीक का उपयोग करता है। नैरो बैंड एक तकनीक आती है जिसको टीडीएमए, जो मैंने लास्ट में लिखा था टीडीएमए, ठीक है, ये टेक्निक के ऊपर ये चल जाता है और उसको कार्य करवा देता है, जो एक मोबाइल फोन और बेस स्टेशन के बीच डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम होता है। मतलब एक आप कॉलिंग के बीच में आपको डिजिटल सिग्नल्स के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने में सक्षम बना दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कार्य करता है। इसके लाभ क्या है, लाभ ये है कि बाजार में उपलब्ध कई हैंडसेट और सर्विस प्रोवाइडर इसके लिए है, जो इसलिए खरीदार विभिन्न विकल्पों का से इसका अपना उपयोग करवा सकते हैं, अपना चुनाव कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसका चुनाव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इतने सारे मोबाइल और उपभोक्ता है और इसके अलावा इसके डीलर्स हैं, उनके आधार उनसे आप इन चीज़ों को आसानी से ले सकते हो मार्केट में। इसीलिए वो ये सस्ती कॉल दरों पे होते हैं। इनकी कॉल दर जो होती है, एक बार जो कॉल रेट होता है तो बात करने का जो पैसा लगता है कम होता है, सस्ता होता है, इसलिए इसका फायदा है, ठीक है। इसमें फ्री में मैसेजेस आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, मुफ्त मैसेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड फ्री कॉल्स की भी सुविधा इसके अंदर उपलब्ध है, ठीक है। जीएसएम में सीडीएमए की अपेक्षा अच्छी कॉलिंग क्वालिटी होती है। सीडीएमए जो अगला टॉपिक है हमारा, उससे ज्यादा अच्छी कॉलिंग क्वालिटी जो होती है तो किसकी होती है, जीएसएम की होती है, ठीक है। जीएसएम मोबाइल में बिजली की खपत को कम करता है, मोबाइल में बिजली की खपत को भी ये कम करता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करता है, ठीक है। जीपीआरएस जितने भी होंगे, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है, जिसको आप बोलते हो, जैसी कई वैल्यू एडेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, अलग अलग वैल्यू एडेड सर्विसेज आपको देने की कोशिश करता है, ठीक है। सिम कार्ड या सब्सक्राइब यूनिट कार्ड की को उनकी पहचान करता है, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी कर देता है। हानियां इसकी कुछ है, जैसे सीडीएमए की तुलना में जीएसएम में रोमिंग कॉल प्रति यूनिट चार्ज अधिक होता है। हम अभी जो सीडीएमए जो अगला आप पढ़ेंगे, इसमें रोमिंग चार्ज कम लगता है, इसमें रोमिंग चार्ज ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर है कि जीएसएम आपका रोमिंग चार्ज ज्यादा काटता है, ठीक है। दूसरा, जीएसएम मोबाइल के माध्यम से किए गए कॉल
में छेड़छाड़ की जा सकती है, किसी भी तरीके से आप इस कॉल के अंदर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ हो सकती है जीएसएम के अंदर, ये पॉसिबिलिटी है जीएसएम के अंदर होता है ऐसा, ठीक है। यदि सिम खो जाती है तो सारा डेटा खो सकता है, ये भी जीएसएम का फॉल्ट है। अगर आपकी सिम गुम गई तो आप सारा डेटा भी घुमा सकते हो, उसका वो गुम जाता है, ठीक है। या यदि आप फोन में सेव नहीं किया गया है तो ठीक है, अगर फोन में सेव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सीडीएमए की तुलना में जीएसएम में आसानी से सिग्नल प्राप्त किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, ठीक है। तो आसानी से आपको सिग्नल जिसमें मिल जाता है, कई बार नुकसान हो जाता है उस चीज का, ठीक है। अब अपने पास आता है सीडीएमए। सीडीएमए जो है अगला टेक्निक है, इसका पूरा नाम होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है ये मोबाइल संचार के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो सीडीएमए का एक स्टैंडर्ड सेट होता है, ठीक है। इसका एक मानक सेट होता है, ठीक, जो यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन द्वारा डेवलप, ठीक है, किया गया हुआ है। फिर जिसमें मोबाइल फोन द्वारा जितने भी आप उपयोग किए जाने वाले सेकेंड जनरेशन 2G के जितने भी मोबाइल हैं, 2G वाले जितने भी जनरेशन चल रही है, ठीक है, वो सभी सीडीएमए के अंदर उपयोग में आई, ठीक है। इसमें जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तकनीक अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे कार्य करती है, ठीक है। सेल्युलर टेलीफोन सिस्टम में 800 मेगाहर्ट्ज और 1.9 गीगाहर्ट्ज बैंड के ऊपर का उपयोग ये कर देती है, ठीक है। तो जीएसएम भी अच्छी चीज है उसके लिए, सॉरी सीडीएमए और ज्यादा टेक्निक यूज कर रही है, ठीक है, ये भी अच्छी चीज है। सीडीएमए के बारे में अगर हम लाभ देखें तो इसके बारे में अच्छी बात ये है कि कॉल की लागत जीएसएम की तुलना में कम होती है, इसकी कॉल और भी कम होती है, ठीक है, बहुत सस्ते होते हैं ये, ठीक है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम की वजह से फोन कॉल अधिक सुरक्षित होते हैं, इसमें जो लगाए गए फोन कॉल जो होते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। इनमें जैसे हम लोगों ने बोला था सुरक्षित कॉल नहीं होते, कई बार क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्वालिटी तो उच्च होती है इसकी, लेकिन क्या होता है कई बार सिग्नल टूट सकते हैं, इसमें नहीं होता है ऐसा, ठीक है। फिर होता है बड़े सिग्नल बैंडविड्थ की वजह से मल्टीपाथ फेडिंग का उपयोग, जो फेडिंग को है उसको काफी कम किया जाता है। मल्टीपार्ट फेडिंग जो होता है, जो एक ही लाइन को बहुत सारे भागों में, बहुत सारे रास्तों पे बिछा दिया जाता है, तो उसमें ये चीज कम हो जाती है सीडीएमए के अंदर, ठीक है। ये कोड के ऊपर काम करती है इसलिए, ठीक है। हैकर्स के लिए भेजे हुए कोड की व्याख्या करना आसान नहीं होता है इसमें, ठीक है। मतलब ये कोड के ऊपर काम करे तो हैकर एकदम से हैक नहीं करता, क्योंकि कोड टिपिकल हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके फायदे हैं, इसके नुकसान भी अपने आप में। सीडीएमए सिस्टम में सेल्फ जैमिंग की समस्या है, इसमें सेल्फ जैमिंग मतलब सेल्फ में अपने आप ही ये जाम हो जाता है, ठीक है, ये भी एक समस्या है इसके अंदर। अगर कोई अवांछित यूजर वांछित यूजर की तुलना में ज्यादा हाई पावर डिटेक्ट करता है तो सीडीएमए क्या होता है, रिसीवर पर नियर फॉर समस्या उत्पन्न करता है। अगर मान लो हम दो लोग बात कर रहे हैं और एक ऑथराइज्ड यूजर है, एक अनऑथराइज्ड यूजर है, ठीक है, तो अनऑथराइज्ड यूजर अगर मान लो ज्यादा पावरफुल हो गया तो वो उसकी सिग्नल्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नुकसान है सीडीएमए के साथ में, ठीक है। एफडीएमए जो होता है वो इसका पूरा नाम मैंने लिख रखा है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये कार्य करेगा। ये सिग्नल चैनल या बैंडविड्थ को कोई फ्रीक्वेंसी के बैंड में विभाजित करने का कार्य करता है। इस चैनल एक्सेस स्कीम में जितनी भी होती है, प्रत्येक उपयोगकर्ता को एफएम रेडियो जो होते हैं आपके पास, उन्हीं की तरह फ्रीक्वेंसी को अलग अलग तरीके से इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो पूरा थ्योरी पोर्शन है, आपको उसी चीज में समझना है। मैंने बोर्ड पे इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको इनके पूरे नाम याद रहे, इनकी डेफिनेशंस याद रहे, ठीक है। अब इसी में ये छोटे बड़े नेटवर्क के ऊपर भी काम करता है एफडीएमए। इसके अंदर इसके जो लाभ होते हैं, ये विभिन्न स्टेशनों पर डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी आवंटित करता है। डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी मतलब ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को वहां पे आवंटित कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी इसमें हार्डवेयर रिसोर्सेज के संबंध में इंप्लीमेंट करना है इसमें आसान हो जाता है, ठीक है। कम उपयोगकर्ता की संख्या के साथ में इसमें ट्रैफिक को कम करना भी आसान हो जाता है। ये थोड़ा सा इस तरह से इसको यूज किया जाता है। फिर इसके नुकसान भी होते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्थायी रूप से एलोकेट किया जाता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी एक बार सेट कर दी जाती है तो उसी पे सेट कर दी, चेंजेबल नहीं हो पाती कई बार, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका नुकसान हो सकता है। नेटवर्क पे स्पेक्ट्रम प्लानिंग बोझिल होती है, बोझिल से मतलब थोड़ा सा इसमें
तकलीफ आती है जब हम लोग इसकी प्लानिंग करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तब, ठीक है। अब आता है टीडीएम जो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के ऊपर काम करता है। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो होती है वो टाइम निर्धारित की समय के आधार पर, समय अंतराल में किसी भी चीज को तोड़ के सिग्नल्स में ट्रांसफर करती है और उस तरह से आपके डेटा को आपके जो टेलीकम्युनिकेशन स्कीम्स है, वायरलेस कम्युनिकेशन स्कीम्स है, उसके आधार पे चलाती है, ठीक है। तो इसमें आवृत्ति के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर इस पे भी, ठीक है। और हर फ्रीक्वेंसी को अपना एक समय स्लॉट, टाइम का अंतराल दिया जाता है और उसके आधार पे काम करवाती है, ठीक है। इसके जो लाभ होते हैं कि सबके साथ साथ वॉइस जो होता है, डेटा ट्रांसमिशन के साथ साथ आप वॉइस भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये फायदा है इसका, ठीक है। 64 kbps से 120 mbps का डेटा रेट इसके ऊपर काम करता है, इस पे टीडीएम पे, ठीक है। मतलब 64 kbps से 120 mbps तक का डाटा आप यहाँ पे कर सकते हो, डेटा रेट चला सकते हैं, ठीक है। तो इतने फायदे हैं इसके। नुकसान में ये आता है कि नुकसान है कि उपयोगकर्ता के पास पूर्व निर्धारित कोई समय स्लॉट नहीं होता, पहले से कोई समय स्लॉट नहीं दिया था, लेकिन हाँ उपयोगकर्ता को नहीं पता होता है, ठीक है। तो उपयोगकर्ता को समय स्लॉट में अपने आप तुरंत नहीं आ पाता है, तो थोड़ा ये भी प्रॉब्लम है। इतनी तरीके की टेक्नोलॉजीज है जो आपको यहाँ पे दिख रही है। अब हम थोड़ा सा इसी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं और जो आपको बुक के अंदर जो दे रखा है 12 की, उसके बारे में पढ़ते हैं। WLL वायरलेस लोकल लूप, ठीक है। वायरलेस लोकल लूप जो होते हैं वो क्या होते हैं, उन वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक के लिए वायरलेस लोकल लूप का उपयोग किया जाता है जो सादी पुरानी टेलीफोन सेवा या ब्रॉडबैंड सेवाओं के आधार को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। मतलब जो पुरानी सेवा जैसे टेलीफोन लाइन के ऊपर बात करना, या हम ब्रॉडबैंड सेवाएं जो यूज करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, ठीक है, लैंडलाइन का उपयोग जो यूज करते हैं, उनके ऊपर जब काम होता है तब हम कौन सा लूप लेते हैं, वायरलेस लोकल लूप जो लोकल एरिया में ही चलता है, ठीक है। ये सिस्टम रेडियो नेटवर्क पर आधारित होता है जो दूरस्थ क्षेत्रों में उपस्थित जितनी भी टेलीफोन सेवाएं होती हैं उनको अपनी सर्विसेज प्रदान करता है, ठीक है। इस तरह से ये यूज होता है, बस ये फिक्स्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी पे या फिक्स्ड लाइन पे ही कार्य करेगा, ठीक है। इसमें आपको वायरलेस जो है लोकल एरिया में निर्मित होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़े एरिया में काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें आपको जो कुछ पॉइंट दे रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कुछ डेफिनेशंस है जो जनरेशन के ऊपर है। सबसे पहले देखते हैं 1G मोबाइल सिस्टम। 1G मोबाइल सिस्टम कौन से होते हैं, हम लोगों ने नाम सबने सुने, 1G 2G 3G 4G 5G, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये जो सारे हैं इनमें G का मतलब क्या होता है, पहली बात तो देखें, G मतलब होता है जनरेशन, पीढ़ी, ठीक है। तो 1G जो मोबाइल कम्युनिकेशन आपके सिस्टम से उनको 1970 के दशक के उत्तरार्ध में 1980 के दशक के आरंभ में शुरू किया था। ये 1970 के से लेकर 1980, हम मान सकते हैं 1980 की शुरुआत में इनको लाया गया, ठीक है। जो क्या करते थे, आपके 1G मोबाइल सिस्टम एनालॉग सेलुलर प्रौद्योगिकी पर आधारित होते थे, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स को डेटा को ट्रांसमिट करते थे, एनालॉग सिग्नल पे, डिजिटली ये नहीं काम करते थे, ठीक है। इसमें आपको 150 मेगाहर्ट्ज या उससे ज्यादा का मॉड्यूलेशन मिल जाता था, ठीक है। इसमें रेडियो टावर का उपयोग किया जाता था और इनकी प्रमुख कमियां थी, ये कम दक्षता के होते हैं, इसमें आवाज खराब होती थी, ठीक है। इसीलिए हम क्या लगा लिंक और अन्य कोई सुरक्षा इसमें नहीं होती थी, इसलिए हमने क्या है 2G वाले मोबाइल सभी ने लगभग चलाया, 1G तो हम लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा, ठीक है। 2G वाले आए थे 1990 की शुरुआत में आए थे, कितने 1990 की शुरुआत में इसको लाया गया था और ये 2G मोबाइल सिस्टम में शुरू हुए थे, ठीक है। 2G मोबाइल सिस्टम में इनमें वॉइस के ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल सिग्नल बनाए गए थे, उनका उपयोग किया जाता था, केवल वॉइस को ट्रांसमिट करते थे, वीडियो वगैरह कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होते थे, डेटा कोई अन्य ट्रांसमिट नहीं होता था, केवल वॉइस के लिए इसको लिया जाता था, 2G उसको लिया जाता था मोबाइल सिस्टम को। फिर बाद में आया आपके पास 3G में थोड़ा सा क्या हुआ, 3G ने 2G मोबाइल की मल्टीमीडिया जो सुविधा होती है, जैसे
आपने बोला वीडियो, ऑडियो या इसके अलावा ग्राफिक्स एप्लीकेशन, ये सभी क्या करने लगते हैं, शुरुआत में इसको ले जाने लगते हैं। इसमें कुछ विशेषताएं भी थी जो IMT 2000 के अकॉर्डिंग यूज हुई थी। ठीक है, 2000 के बाद में ही ये सब चीजें चालू हुई थी 3G के ऊपर। 3G ने ज्यादा अच्छे से कार्य किया। 3G के काम होते ही क्या आ गया हमारे पास, 4G मोबाइल नेटवर्क आ गया। 4G ने क्या करा, और ज्यादा क्या करा, डेटा को ट्रांसमिट करना, स्पीड बढ़ाना, ट्रैफिक को कम करना, इसके अलावा वॉइस, ऑडियो, वीडियो, इसके अलावा और कोई डेटा हो वो सभी को आप यूज करने लगते हैं। अब हम चारों को एक शॉर्ट में एक एग्जांपल में समझते हैं कि मान लिया हम किसी रोड पे चल रहे हैं, मान लिया एक रोड है, इस रोड पे अगर हम जा रहे हैं, जब हम इस पे जा रहे हैं तो सामने से कोई नहीं आ सकता, अगर आएगा तो टक्कर हो जाएगी। ठीक है, तो ये रोड जो हुई है कौन सी, वन वे हुई। वन वे जो हुई, वन वे मतलब जैसे हम लोग गांव में चलते हैं ना पगडंडियों के ऊपर, तो उसके ऊपर हम चलेंगे तो क्या होगा कि आप एक जिस रोड पे चल रहे हो तो उसी सीधी लाइन में चलना है। अगर पीछे से भी आपको जा रहा है तो आप पलट नहीं सकते हो, आपको एक ही जगह चलना है। ठीक है, अगर कोई आ जाता है सामने से तो आप वहीं रुक जाओगे, आपका आने जाने में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होगा। तो ये जो एक सिंगल रोड वाली बात होती है वो होती है 1G। इस तरह से अगर डेटा ट्रांसमिट होता है तो 1G। फिर 2G आया। 2G में क्या हुआ कि हमने आने और जाने दोनों की सुविधा दी। ठीक है, आने और जाने दोनों की सुविधा दी, मतलब एक ही रोड पे हम जा भी सकते हैं और रोड थोड़ा छोटा कर दिया, जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, इतनी उसमें सुविधा दी 2G के अंदर। मतलब अब उसमें क्या होने लग गया है, डेटा दोनों तरफ से, फर्स्ट एंड से लास्ट एंड, लास्ट एंड से फर्स्ट एंड, दोनों पे आने लग गया। होता क्या है इसमें, डेटा जब चलता है 1G में तो क्या होता है, जा रहा था तो आ नहीं रहा था, आ रहा था तो जा नहीं रहा था, एक ही लूप में चल रहा था। अब यहाँ पे दोनों चीज हो रही है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, डेटा की टक्कर यहाँ भी संभव है, क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में डेटा दोनों तरफ से आ गया तो ठीक है संभव है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3G के अंदर आके 3G में हम लोगों ने क्या कर दिया, इनके बीच में एक डिवाइडर लगा दिया, मतलब यहाँ से खाली जाना और यहाँ से आना। ठीक है, अब इसमें डेटा क्या हो गया, चाहे वो वॉइस हो, आवाज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या कुछ भी हो, हम लोग डेटा क्या करते रहते हैं, भेजने लगते हैं, और जिसको उधर से आना है वो दूसरे रोड पे आए, मतलब टक्कर होने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या बनी हमारी 3G। ठीक है, 3G यहाँ पे इस तरह से काम करती थी, और ये क्या करती थी, अपने आप में स्पीड प्रदान करती थी डेटा ट्रांसफर, क्योंकि आपके सामने कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं आ रहा है मतलब आप कुछ भी नहीं यहाँ पे देख रहे हो कि आपका डेटा ही जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड मिलेगी डेटा को, और थोड़ा सा चूंकि हमको रोड अच्छी मिली है तो हमको टोल टैक्स देना पड़ेगा, तो उस अनुसार क्या होता है, यहाँ पे कॉल रेट ज्यादा होते थे, थोड़े से कॉल रेट ज्यादा हो रही है, हम उसका रिचार्ज करते थे तो हमको 3G का रिचार्ज बड़ा महंगा पड़ता था 2G का। फिर आया हमारा 4G। 4G ने क्या करा आपको कि हमने डिवाइडर पे हटा दिया। अब हमने बोल दिया जो सेंडर है उसको अपने आप की एक रोड दे दी, और जो रिसीवर है उसको खुद की दूसरी रोड दे दी। जो बंदा सेंड कर रहा है वो अपने एरिया में अपना डेटा फ्लो करेगा, जो भेज रहा है वो अपने एरिया में डेटा फ्लो करेगा, आपने खुद की रोड दे दी। ठीक है, तो इस जगह पे क्या हो गया, दूसरा पीछे से भी कोई नहीं आएगा, मतलब आप अकेले ही रोड पे चलने वाले। ठीक है, तो यहाँ आपको और ज्यादा स्पीड मिल रही है, और ज्यादा स्पीड मिली मतलब क्या हो गया, आप डेटा तुरंत ट्रांसमिट करने लगते हैं, बड़ा बड़ा डेटा ट्रांसमिट करने लगते हैं। ठीक है, दूसरा आपको ट्रैफिक पे भी कोई तकलीफ नहीं आ रही। उसके अलावा बात भी हम लोग 4G के ऊपर जब काम करते हैं, 4G नेटवर्क में मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो हम लोगों ने देखा होगा कि हमको प्रॉब्लम्स आती है। अब हमारे पास नया आ रहा है 5G, जो आने के बाद हम लोगों को और क्लियर होगा उस जगह पे कि हम लोग किस तरह से डेटा को क्लाउड कंप्यूटिंग के आधार पर चला सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें आएंगी। ठीक है, इतनी तरीके से ये आपकी जो टेक्नोलॉजीज है, वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसके आपके नोट्स आपको साथ में पहुंचा दूंगा। इसके बाद में हम लोग अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।